Hi guys, this is Hemant and welcome to my YouTube channel. And लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं साउथ इंडिया राइड के बजट मतलब कितना खर्चा हुआ मेरा एंड कितना एक्सपेंसेस हुआ बाइक के ऊपर, फूड के ऊपर, स्टे के ऊपर। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आई बटन में दे दूंगा मैं। एंड सी एज आई वॉज लिटिल बिट स्केप्टिकल कि ये वीडियो मुझे बनाना है कि नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 साल हो गए इस बाइक को एंड ऑलमोस्ट 26,000 किलोमीटर ये चल चुकी है। एंड 4 साल काफ़ी बड़ा टाइम होता है एंड रिव्यू देने का। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको नोटिस होती है, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखते हो आपके बाइक के बारे में। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ माय फर्स्ट बाइक, मतलब मैंने अपने खुद के पैसे से पहली बाइक मैंने खरीदी हुई है। तो आई वॉज वेरी न्यू फॉर अ बाइकिंग व्हेन ये मेरे पास आया था। स्टिल ये बाइक कभी भी गिरी नहीं है, मतलब कुछ ऐसा मेजर एक्सीडेंट कभी कुछ हुआ नहीं है। हाँ, देयर वाज अ क्लोज कॉल, होता है कभी कभी। कभी आप तो अच्छे से चलाते रहते हो बट दूसरे जन। ओके, देन कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, द रिव्यू ऑफ दिस बाइक, 4 year रिव्यू ऑफ द बाइक। तो देयर वुड बी अ कॉन, देयर वुड बी अ प्रोज। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिसएडवांटेज या कॉन्स के बारे में। The first problem which I face on this bike is its handlebar. इसका हैंडल बार जब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दी वॉबलिंग ऑफ द बाइक। मतलब कि बाइक थोड़ा सा वॉबल हो रहा था बिकॉज ऑफ द हैंडल बैग। ये जो मेन जो स्क्रू नट है वो थोड़ा कुछ ये जो मेन नट है वो लूज हो चुका था या दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, पता नहीं। दैट टाइम आई वाज वेरी फ्यूरियस ऑन द होंडा। मैंने काफ़ी कॉल विल करके मेल विल डाले, काफ़ी झाड़ा उनको कि ये क्या क्वालिटी प्रोडक्ट आप दे रहे हो करके। क्योंकि कैसा है कि आप खुद के पैसे से कुछ चीज़ें खरीदते हो ना, वो मेहनत के पैसे रहते हैं, तो थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा सा फिक्र आपकी थोड़ा फिक्र भी बढ़ जाती है आप जो भी चीज़ लेते हो। एंड द बाइक इज फॉर अस, इट्स बी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुए बट फर्स्ट सेकेंड सर्विसिंग में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था मेरा, उन्होंने ये सब्जेक्ट सॉल्व कर दिया था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसके बाद से लेके आज तक, मतलब आफ्टर हैंडल बार लगाने के बाद भी मुझे वापस ऐसा कोई वॉबलिंग का इशू आया ही नहीं एंड आई होप आगे भी ना आए। तो दैट वाज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस बाइक, मतलब कौन पकड़ सकते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ द बाइक एक्चुअली आई डोंट नो कि ये डिसएडवांटेज में पकड़ेंगे या नॉर्मल पकड़ेंगे, पता नहीं, बट पिलियन कंफर्ट इन दिस बाइक इज नॉट मोर देन 100 और 200 किलोमीटर या आधा या दोनों 1 घंटे के ऊपर उसका पिलियन कंफर्टेबली पेट नहीं पाता है। एंड ये प्रॉब्लम मैंने काफ़ी सारे सीबी हॉर्नेट यूजर से भी सुना है कि पिलियन कंफर्ट इसमें नहीं है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज अ स्ट्रीट ओरिएंटेड बाइक, तो थोड़ा सा सीट पीछे से ऐसा ऊपर है। सो जो पिलियन है, अगर वो पिलियन आपका हल्का फुल्का रहेगा, कोई छोटा बच्चा रहेगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, मगर काफ़ी हट्टा कट्टा या आपके सेम वेट वाला कोई जो पीछे बैठा रहेगा तो उसका मोस्ट प्रॉब्ली पूरा वेट आपके बॉडी के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण आपका जो रिस्क है वो पेन होना चालू कर देता है फॉर अ लॉन्ग राइड। सिटी राइड के लिए या छोटे मोटे कमिट के लिए इतना इशू होता नहीं है। तो यस, दैट इज वन डिसएडवांटेज आई हैव नोटिस ऑन माई बाइक। तो फिलहाल तो ये 2 ही चीज़ें डिसएडवांटेज थे मेरे इसमें। द
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट पहला हाईलाइट होता है कि इसका इंजन इज वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड इंजन एवर आई यूज। हालांकि मैंने दूसरे बाइक काफ़ी सारे चलाए नहीं थे, बट यू नो मैंने रॉयल एनफील्ड चलाया, हिमालयन चलाया है, थंडरबर्ड चलाया है, बुलेट भी चलाया है, सुजुकी का इंड्यूडर भी चलाया है। उसका वीडियो मैंने आपको है मेरे पास, आप आई बटन में देख लीजिएगा। मैंने यामाहा का भी बाइक चलाए हैं। मैंने पल्सर, एक्चुअली मैंने बाइक सीखा था पल्सर 150 सीसी, हाँ पल्सर 150 में मैंने अपने बाइक मतलब सीखा था मैंने। तो अपार्ट फ्रॉम देम वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड एंड स्मूथ इंजन मुझे होंडा का ही लगा मुझे। हाँ, एवरी बाइक हैज इट ओन कैरेक्टरिस्टिक, बट होंडा का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये एक रिफाइंड इंजन देता है। इसका लो एंड टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है। सो यू नो इन ऑन अ हायर गियर्स और तो और आपका स्पीड कम रहेगा तो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो दैट वाज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस बाइक। सेकेंड एडवांटेज ऑफ दिस बाइक इज इट्स एवरेज। काफ़ी सारा मतलब स्पेकुलेशन लगे हैं, काफ़ी सारे क्लेम्स हुए हैं, बट इन माय एक्सपीरियंस जब मैंने बाइक लिया था आफ्टर द 3 फ्री सर्विसेज, इसका एवरेज मुझे अराउंड 48 to 50 तक मिलता था। कई बार 55 तक भी मिल रहा था, बट आई एम नॉट श्योर कि उतना है कि नहीं, बट हाँ 48 से 50 तक उसका अच्छा खासा एवरेज मिल रहा था। हाईवे में इसका एवरेज 51, 52, 53 में जाएगा, पर ऑन सिटी में इसका एवरेज 45 के नीचे रहता था। मे बी आफ्टर यूजिंग फॉर 4 years इसका एवरेज थोड़ा सा कम हो चुका है, बट नॉट लेस देन 40। तो एवरेज के बारे में, माइलेज के बारे में, दिस इज द मतलब अच्छा बाइक है, इट्स अ नाइस बाइक। एकदम ड्रास्टिकली फॉल नहीं हुआ है इसका एवरेज, which is a good thing by the Honda. The second thing I like about this bike is the after maintenance cost. मेरा फर्स्ट 3 सर्विसेज का सिर्फ लेबर कॉस्ट मुझे नहीं भरना पड़ा, बट मुझे उसका ऑयल करना पड़ा, जो कि नॉर्मल है सब में यहाँ। तो 600 रुपये या 800 रुपये का कुछ ऑयल आता है उसका। इवन आप अगर खुद से ही ऑयल चेंज करते रहोगे तो आपको हार्डली कुछ 600 रुपीज़ का खर्चा आएगा, इफ़ यू नो हाउ टू डू इट। मैंने जितने बार भी इसका सर्विसिंग किया है, उसका सर्विसिंग का भी मैंने वीडियो डाला है, जहाँ माँ ऑटोमोबाइल में मैंने उसका सर्विसिंग किया था, तो उसका मैंने वीडियो डाला है, आप देख सकते हो। तो मुझे उसका तब पड़ा था अराउंड 1100 रुपीज़। एंड मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप होंडा के सर्विस सेंटर से नहीं करते हो, आपका थर्ड पार्टी कोई गैरेज है, ट्रस्टेड मैकेनिक है, अगर वो भी अगर उसका करेगा तो बस ऑयल का उसका खर्चा आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। एंड अगर कोई पार्ट रिप्लेसमेंट करना है, फिलहाल तो इसमें अब तक मैंने कुछ रिप्लेसमेंट किया नहीं है, ओनली उसका एयर फिल्टर मैंने चेंज किया है, वो भी मुझे कुछ 200 या 300 में पड़ा था, नहीं सॉरी उससे भी सस्ते में पड़ा था उसका फिल्टर। एंड ऑयल आप अगर कैस्ट्रॉल का ऑयल लेते हो तो वो आपको 600 में पड़ा है, और मोस्ट प्रोबेबली कैस्ट्रॉल का ऑयल सबसे बेस्ट है इस बाइक के लिए। आप दूसरे ब्रांड के लिए जाओ मत, मुझे कैस्ट्रॉल का अच्छा पड़ा, मतलब अच्छा उसका रिफाइन, मतलब जो स्मूथनेस था वो अच्छा खासा इम्प्रूव हो गया था आफ्टर यूजिंग कैस्ट्रॉल का। उसका ग्रेड नंबर मुझे फिलहाल याद नहीं है, बट मैं आपको नीचे दे दूंगा उसका ग्रेड नंबर। सो वेरी मच ओके विद इट। रेस्ट इन दिस 4 year ऑफ टाइम स्पेंड मुझे ऐसा कुछ जैसा बड़े खर्चा बाइक के ऊपर आया नहीं, एक्सक्लूडिंग द मॉड्स, उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बस ये दिस आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस बाइक। Moreover, I am highly satisfied with the performance of this bike and experience of this bike. So, what are the add-ons मैंने इसमें किए थे कि
See, I meant to tour for a longer distance. तो वो एक इंटेंशन था बाइक का. तो दैट टाइम कैसा है कि आप जितना भी लीन रहोगे तो उतना आपको अनकंफर्टेबल होता रहेगा. तो दैट्स व्हाई आई इंस्टॉल्ड अ राइजर हियर. एंड उसके बाद थोड़ा सा मुझे 2 इंच का राइज मिला, which make my life little bit of more comfortable. So that was the one add-on. दूसरा एड-ऑन है कि मैंने इसका हालोजन निकाल के एलईडी किया, जो कि करना नहीं था. हालोजन मुझे ऐसा लगा हालोजन इज नॉट बेटर, बट हालोजन इज एक्चुअली बेटर कंपेयर टू अगर रात के साइड में रात के टाइम पे या बारिश के टाइम में हालोजन एलईडी से बेटर है. बट फिलहाल अभी जो मैंने एलईडी लगाया उससे भी मुझको काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी मिलता है. प्लस मैंने इसके अंदर ये ऑक्सिलरी लाइट्स भी लगाए हैं, जिसका थ्रो काफ़ी सारा अच्छा है. मतलब इतना अच्छा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये काफ़ी मॉडरेट है. तो मुझे अच्छा खासा उसका थ्रो मिलता है. तो नाइट राइडिंग के लिए मुझे कभी उसका प्रॉब्लम आया नहीं आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस ऑक्सिलरी लाइट्स एंड एवरीथिंग. And third thing, the second thing I installed is this, and the third thing I installed is this hazard light. हम्पी एंड गणपतिपुले का राइड करने के बाद आई थॉट कि ये हैजर्ड लाइट इज एसेंशियल फॉर एनी काइंड ऑफ व्हीकल. तो मुझे एक्चुअली इनबिल्ड उसके अंदर आता नहीं था, अभी आता है. सीबी हॉर्नेट 2.0 जो 180 सीसी का नया है उसमें एक्चुअली इनबिल्ड आता है. फिलहाल मैं इसमें नहीं था, इसके लिए मैंने एक्सटर्नल इसमें लगा के लिया. एंड यस, इट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल. दिस इज मेरी मतलब कि इसेंशियल रहता है, बट आप ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करते. एंड द थर्ड थिंग आई इंस्टॉल्ड इज द पैनियर रैक, और यू कैन से एज अ सैडल स्टे. तो सैडल स्टे लगाने का इंटेंशन यही था. उसका बारे में मैंने दो वीडियोस भी बनाए थे इसका इंस्टॉलेशन का. एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन सैडल बैग लगा के इसका कैसा एक्सपीरियंस है उसका. तो फॉर टूरिंग सैडल स्टे इज मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट यूजेबल थिंग जो मैंने नोटिस किया है. अभी तो मैंने ये 3000 का सोलो राइड किया था, 3300 किलोमीटर का. वो टाइम पे मुझे कभी प्रॉब्लम कभी आया ही नहीं लगेज का. मैंने प्रॉपर मैं उसके ऊपर माउंट करता था. कभी कभी मैं इसको माउंट कर देता था, मैंने उसको हुक नहीं करता था. तो फिर भी ये अच्छा खासा उसने काम किया. इवन द सैडल बैग राइनॉक्स का जो है वो भी काफ़ी उसने अच्छा परफॉर्म किया. तो फॉर टूरिंग पर्पज सैडल स्टे इज मस्ट. आई थिंक सो नहीं, मतलब फॉर टूरिंग द सैडल स्टे इज मस्ट. अभी मोस्टली आप अगर हिमालयन का वो भी एटीवी बाइक में देखोगे वहाँ सैडल स्टे रहता ही है. कुछ में वो लोग डिफ़ॉल्ट लगा के रहते हैं, जैसे कि BMW 1230 GSA में. तो ऑब्वियसली वो उतना चार्ज भी करते हैं उसके लिए. बट फॉर एक्सटर्नल चीज़ें लुविया का सैडल स्टे या जाना का सैडल स्टे मोस्ट प्रॉब्ली मॉडरेट बाइक्स में भी आ जाता है. तो यू कैन यूज इट. एंड आई एम टोटली हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस ऑफ द सैडल स्टे. So these are the add-ons I had on my bike. इतना सारा चीज़ें, और ये 4 साल का मैंने एक्सपीरियंस ऊपर शेयर किया है. आई नो कि दिस बाइक इज़ नॉट अंडर द प्रोडक्शन, बट इसका हायर वर्जन आया है हॉर्नेट 2.0 जो कि 180 सीसी का है. I haven't ridden it that, and I don't intend to ride that bike because my necessity has been changed, my priorities has been changed. So अगर मुझे करना है तो या तो मुझे एडीवी या क्रूजर बाइक में अपग्रेड करना है. एंड दिस बाइक यू कैन कीप इट फॉर अ डेली कम्यूट, क्योंकि अच्छा खासा एवरेज भी है, आपको इकोनॉमी के हिसाब से काफ़ी अच्छा चलता भी है. Yes, that are the thing जो I want to share with you. So I hope you like this video. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड
येस, तुमचं तुम्ही बघून घ्या. बाय.